आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। भारत में राष्ट्रवाद के जन्म की कहानी। और ये कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये आज भी हमारे लिए बहुत अहम है। ये सवाल ना वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसी जमीन जहां हर 100 किलोमीटर पर बोली, पहनावा, खाना पीना सब बदल जाता है, वो अचानक खुद को एक देश, एक राष्ट्र के तौर पर कैसे देखने लगी? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई एक बड़े ऑर्केस्ट्रा जैसी थी। बहुत सारे अलग अलग साज, सबके अपने अपने सुर, लेकिन कोशिश थी एक ही धुन बजाने की। हम 1920 और 30 के दशक के कुछ दस्तावेजों के जरिए समझेंगे कि ये अलग अलग आवाजें एक साथ कैसे आईं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद। माहौल कैसा था? क्या चीजें थीं जो लोगों के मन में खौल रही थीं और एक बड़े आंदोलन की जमीन तैयार कर रही थीं? चलिए देखते हैं। देखिए, पहले विश्व युद्ध ने भारतीयों पर जबरदस्त बोझ डाल दिया था। एक तो जंग के कर्जे चुकाने के लिए टैक्स बढ़ा दिए गए, ऊपर से इनकम टैक्स भी लगा दिया गया। और गांव में तो गुस्सा चरम पर था, क्योंकि वहां से नौजवानों को जबरन फौज में भर्ती किया जा रहा था। और इन सब के ऊपर फसलें खराब हो गई, खाने की किल्लत हो गई। मतलब हर तरफ से लोग पिस रहे थे और ब्रिटिश राज के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। 1921 की जनगणना के आंकड़े देखिए, करीब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग, इतने लोग अकाल और इन्फ्लुएंजा महामारी की वजह से मारे गए। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त कितनी बड़ी तबाही मची होगी। तो जब चारों तरफ गुस्सा और मायूसी का ऐसा माहौल था, तब एक नए नेता की एंट्री होती है, एक नए आइडिया के साथ। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और वो अपने साथ एक बिल्कुल नया हथियार लेकर आए थे, सत्याग्रह। इसका मतलब क्या था? सत्य की शक्ति। मतलब जुल्म से लड़ने के लिए आपको लाठी डंडे की जरूरत नहीं है। अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं तो आपकी नैतिक ताकत ही काफी है। आपको जालिम के जमीर को जगाना है, उसे सच दिखाना है। सत्याग्रह के शुरुआती प्रयोग कामयाब रहे, जिससे लोगों में एक नई उम्मीद जगी। फिर आया 1919 का साल। अंग्रेज एक बहुत ही दमनकारी कानून लेकर आए, रॉलेट एक्ट। इसके तहत किसी को भी बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। गांधी जी ने इसके खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया, लेकिन फिर जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी और कुछ ही दिन बाद जलियांवाला बाग का वो दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ। और जनरल डायर ने खुद क्या कहा था? उसने कहा कि उसका मकसद सत्याग्रहियों के मन में आतंक पैदा करना था, एक नैतिक प्रभाव डालना था। मतलब वो जानबूझकर डर फैलाना चाहता था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, और इस आंदोलन का एक नारा था स्वराज। लेकिन ये स्वराज शब्द ना एक खाली कैनवस की तरह था। हर कोई इस पर अपनी उम्मीदों का रंग भर रहा था। और यही बात इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। नारा तो एक ही था, स्वराज, लेकिन शहर के मिडिल क्लास के लिए इसका मतलब था अंग्रेजी स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार। अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था जमींदारों के जुल्म और बेगार से आजादी। आदिवासियों के लिए इसका मतलब था जंगल पर अपने पुराने हक वापस पाना। और असम के चाय बागानों में फंसे मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था कि वो जब चाहें अपने गांव वापस जा सके। देखिए, सबकी अपनी अपनी लड़ाई थी, बस नाम एक था, स्वराज। अब देखिए कि गांधी जी का संदेश कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप ले रहा था। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू नाम के एक नेता थे। वो गांधी जी का नाम तो लेते थे, पर उनका मानना था कि आज़ादी सिर्फ हिंसा और बल प्रयोग से ही मिल सकती है, जो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा। और फिर फरवरी 1992 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई। एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसा से गांधी जी को बहुत धक्का लगा। उन्हें लगा कि लोग अभी एक बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं हैं, और उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 1920 का दशक खत्म हो रहा था। अब देश को एक साथ लाने की कोशिशों में नई मुश्किलें क्या आ रही थीं, और इन मुश्किलों के बीच एक नया प्रतीक कैसे उभरा? चलिए जानते हैं। 1928 में अंग्रेजों ने भारत का भविष्य तय करने के लिए एक कमीशन भेजा, साइमन कमीशन। और जानते हैं इसमें सबसे अपमानजनक बात क्या थी? इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। मतलब भारत का भविष्य तय होगा और भारतीयों से नहीं पूछा जाएगा। जाहिर है पूरे देश में साइमन गो बैक के नारों के साथ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए
और आंदोलन को एक नई जान मिल गई। पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का विचार थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट था, मतलब आम लोगों को शायद ये सीधे सीधे समझ ना आता। तो गांधी जी ने एक ऐसी चीज़ चुनी जो हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ी थी, नमक। नमक एक ऐसी चीज़ थी जो अमीर गरीब हर कोई इस्तेमाल करता था और अंग्रेज़ों ने उस पर भी टैक्स लगा रखा था। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ 240 मील लंबी यात्रा पर निकल पड़े और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने समंदर के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा और यहीं से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, एकता की राह आसान नहीं थी। आज़ादी के इस आंदोलन के अंदर भी कई गहरे मतभेद थे और सबसे बड़ा मतभेद था दलितों के अधिकारों को लेकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। अम्बेडकर का मानना था कि दलितों का सामाजिक उत्पीड़न तभी खत्म होगा जब उन्हें राजनीतिक ताकत मिलेगी, और इसके लिए उन्होंने अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। वहीं गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। वो इससे एक नैतिक सवाल मानते थे जिसे कानून से ज्यादा दिल बदलकर हल किया जा सकता है। आखिरकार 1932 में पूर्णा पैक्ट के रूप में एक समझौता हुआ। इसमें दलितों के लिए सीटें तो आरक्षित की गईं, लेकिन एक जॉइंट इलेक्टोरेट के तहत। लेकिन यह समझौता कई सवालों को अधूरा छोड़ गया, और सिर्फ दलितों का सवाल ही नहीं था। एक और बड़ी चुनौती सामने आ रही थी। देश के बहुत से मुसलमान भी कांग्रेस के आंदोलन से खुद को अलग थलग महसूस करने लगे थे। इससे एकता की राह और भी मुश्किल होती जा रही थी। अब देखिए, आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर, जुलूसों और हड़तालों में नहीं लड़ी जा रही थी। एक और लड़ाई चल रही थी, और वो थी लोगों के दिलों और दिमाग में, उनकी कल्पना में। एक राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए कल्चर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। भारत माता की तस्वीर बनाई गई ताकि लोग देश को एक माँ के रूप में देख सकें। वंदे मातरम जैसे गीत राष्ट्रगान बन गए। चरखे वाला स्वराज का झंडा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। और तो और इतिहास को फिर से लिखा जाने लगा, जिसमें भारत के शानदार अतीत पर जोर दिया गया ताकि लोगों में गर्व की भावना पैदा हो। लेकिन यहीं पर एक मुश्किल भी थी। एकता बनाने की हर कोशिश में कहीं ना कहीं बंटवारे का एक बीज भी छिपा हुआ था। ये जो प्रतीक बनाए जा रहे थे, जैसे भारत माता की छवि, वो अक्सर हिंदू परंपराओं से लिए गए थे। इससे जो दूसरे समुदाय के लोग थे, वो कई बार खुद को इस राष्ट्रीय कल्पना से बाहर महसूस करते। तो जो राष्ट्र बन रहा था, वो किसी एक आवाज का देश नहीं था, वो तो कई आवाजों का एक मिला जुला सुर था, एक कोरस था। और इन सारी अलग अलग आवाजों को, इन सारे मतभेदों के बावजूद एक चीज ने जोड़कर रखा हुआ था, और वो थी अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी पाने की एक जैसी जबरदस्त इच्छा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जो 100 साल पहले भी सच था और आज भी सच है। जब कोई इतना बड़ा और विविध देश किसी एक लक्ष्य के पीछे एक होता है, मान लीजिए विकास या प्रगति, तो उस देश के करोड़ों लोगों की अलग अलग उम्मीदें और ज़रूरतें उस लक्ष्य के असली मतलब को कैसे बदल देती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।